Hello, dear friends. Welcome to the channel, Your Classes, and I welcome you all to the series of sentence improvement जो हम किरण बुक से पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसकी सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। तो आज की इस सीरीज़ जो स्टार्ट होने वाली है, इसमें नंबरिंग रहेगी 723 से 752 की, यानी कि हम 30 क्वेश्चंस आज भी सॉल्व करने वाले हैं। सो लर्नर्स प्लीज़ लाइव जुड़िए जल्दी से, ताकि हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ा पाएँ और आप जितने भी बेनिफिट्स हो पाएँ इस क्लास से उतने लिया करिए। बहुत सारे लर्नर्स का रिस्पॉन्स आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक दो नाम याद हैं, शिवांशु, प्रियांशी, ऐसे कुछ नाम हैं जिनका रिस्पांस आता है लर्नर्स का कि उनको इस सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, एंड दे हैव ग्रोन फ्रॉम 9 to 10 मार्क्स अप टू 23 to 25 मार्क्स आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस। सो इट्स अ ग्रेट रिस्पांस। आप बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही लर्न करते रहो, डेवलप होते रहो, ताकि चीज़ें आगे और ज़्यादा स्मूथ हो जाएँ। इस क्लास की फ्री पीडीएफ्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है योर क्लासेस का। इस टेलीग्राम चैनल से आप सारी पीडीएफ्स जितनी भी योर क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। डिजी बुक्स का एक स्पेशल डिस्काउंट है जो सिर्फ योर क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, हर स्टूडेंट के लिए है। इन ऑर्डर टू सर्व द स्टूडेंट्स इन द बेस्ट वे आप 10% का एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हो एग्ज़ाम 10 कोड यूज़ करके। तो ये ऑफ़र सिर्फ लॉकडाउन तक वैलिड है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी अवेल कर लें। चलिए आगे शुरू करते हैं आज की स्लाइड्स। देखते हैं 723 पे क्या कहता है। आई विल बाय द हाउस प्रोवाइडेड इट इज़ क्वाइट साउंड। ठीक है, मैं घर खरीदूंगा। कब खरीदूंगा? मेरी कंडीशन क्या है? उसको शांत होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइडेड लिखा है, फिर लिखा है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक वो शांत हो, है ना। वेदर, अनटिल, ये सारे वर्ड्स क्या बताने लगेंगे? यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाने लगेंगे, है ना, और कंडीशंस दिखाने लगेंगे। इसकी सिर्फ एक सिंपल सी कंडीशन है, कैसा होना चाहिए घर? इट इज़ क्वाइट साउंड, घर होना चाहिए शांत, है ना। यहाँ पे दिखा रहा है अनलेस इट इज़ क्वाइट साउंड, जब तक वो शांत होगा मैं घर खरीदूंगा। ये गलत हो गया। घर खरीदना तो एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है ना, बार बार आप कैसे कंटिन्यूटी में उसकी बात कर सकते हो? अनलेस नहीं हो पाएगा। वेदर इट इज़ क्वाइट साउंड, वेदर इट इज़ क्वाइट साउंड नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरी वाली बात इसने की ही नहीं है। वेदर के साथ में दो बातें होती हैं, वेदर दिस और दिस। अनटिल इट इज़ क्वाइट साउंड, ये फिर से अनलेस वाली बात को ही रिपीट करने लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे प्रोवाइडेड सही है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। 724 पे चलते हैं। इट वॉज फॉर्चुनेट दैट द टाइम बॉम्ब हैड बर्स्ट ओनली आफ्टर द क्राउड हैड डिसबर्स्ड। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको देखिए। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? देखो, इट वॉज फॉर्चुनेट दैट द टाइम बॉम्ब हैड बर्स्ट। अब सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो बर्स्ट यूज़ हुआ है, ये किसी भी टायर या फिर बलून या फिर किसी बॉल, ऐसी चीज़ जब फटती है तब हम बर्स्ट यूज़ करते हैं। देखो इसका डिफरेंस क्या होता है। जब भी बर्स्ट होगा तो उस बर्स्ट होने से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है, सिर्फ आवाज़ आती है ना, और मतलब कुछ वायलेंट सा नहीं होता है। इवन अगर कार का टायर भी फट जाता है तो एक आवाज़ सी आती है, और अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो कार बचाई जा सकती है। बट यहाँ पे हमको क्या चाहिए? बॉम्ब के रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो बर्स्ट नहीं यूज़ होता है बॉम्ब के लिए। बॉम्ब के लिए जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ एक्सप्लोड, है ना। बहुत तेज़ से जब कोई धमाका होता है, इनफैक्ट धमाके के लिए हम एक्सप्लोड यूज़ करते हैं जब धमाका तेज़ होता है और बहुत वॉयलेंट होता है, यानी कि जिससे लोगों को नुकसान पहुंच पाए। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे हो रही है, इट वॉज फॉर्चुनेट दैट, यानी कि बात हो रही है पास्ट में, तो ये जो वर्ड है इसको पास्ट में होना चाहिए, यानी कि एक्सप्लोडेड वाला फॉर्म जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, इरप्शन देखो बेटा वॉल्केनो का होता है, वॉल्केनो जो होता है ना। ब्लोन अप यहाँ पे सही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक्सप्लोडेड वर्ड जो है, बॉम्ब्स के लिए हमेशा हम एक्सप्लोडेड लगाते हैं, बॉम्ब्स एक्सप्लोड होते हैं। ठीक है, बलून है, टायर है, कोई भी बॉल है, वो बर्स्ट हो जाती है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन 725, द अमाउंट मल्टीप्लाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक बात है, जो अमाउंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना। कब हो जाता है? अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद। एक समय का जब आप गैप दे दोगे तब ये मल्टीप्लाई हो जाता है। जब भी ऐसी बात होगी आप सिर्फ ओवर यूज़ करोगे। ठीक है, विद इन बाय नहीं। याद रख लीजिएगा, जब भी ऐसी बात होगी कि इतने टाइम में पैसा डबल,
तो आप क्या करोगे, ओवर यूज़ करोगे हमेशा, ये एक फिक्स रूल रहता है। आगे देखिए 726, द पुलिस फाउंड अ ह्यूमन बॉडी इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ह्यूमन बॉडी यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपको मालूम है ह्यूमन बॉडी अगर होगा तो ये एक जनरल बॉडी की बात भी कर सकते हैं, है ना। तो जब भी ऐसा होता है, द पुलिस फाउंड अ ह्यूमन बॉडी इन द फॉरेस्ट, यानी कि उनको क्या मिला है, एक ह्यूमन बॉडी मिली है जो डेड है। नहीं तो वो सीधा बोलते एक ह्यूमन बीइंग मिला है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का मतलब यहाँ पे है डेड बॉडी से, तो डेड बॉडी के लिए जो शब्द यूज़ होता है दैट इज़ कॉप्स। कॉप्स का मतलब क्या होता है, लाश। ठीक है, किसी भी इंसान की मरी हुई लाश को हम क्या बोलते हैं, कॉर्प्स बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे फिर दिया है कार्कस। कार्कस का मतलब होता है किसी जानवर की मरी हुई बॉडी। यहाँ पे ह्यूमन है इसलिए हम कॉर्प्स यूज़ करेंगे। ठीक है, कार्कस यूज़ करते अगर किसी जानवर की बात हो रही होती। समझ में आ रहा है। यहाँ पे कॉप्स भी लिखा हुआ है, 4th पॉइंट पे लिखा है कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है किसी भी पेड़ या फिर झाड़ी का छोटा सा एरिया जो साथ में उग रहा हो। जैसे आप देखते हैं रिवर के किनारे या फिर जो गांव वगैरह में छोटी छोटी रिवर्स टाइप की बनी होती हैं, छोटे छोटे नाले होते हैं, उनके किनारे पेड़ों के बहुत सारे ग्रुप्स में पेड़ निकले होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉप्स। ठीक है, याद हो गया। कॉर्प्स होता है इंसानों की लाश, कार्कस होता है जानवर की लाश, कॉप्स होता है जो पेड़ों का या घास का झुंड होता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिकॉज हमको यहाँ पे ह्यूमंस की बात करनी थी। आगे देखिए 727, द टीचर आस्क्ड हिम टू कॉपी द मटीरियल वर्ड फॉर वर्ड। ठीक है, यहाँ पे द टीचर आस्क्ड हिम टू कॉपी द मटेरियल वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है एग्जैक्टली जैसा लिखा है वैसे ही शब्दों में नोट करना है, आपको कुछ भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं करना है ना। वर्ड आफ्टर वर्ड तो नहीं होगा, वर्ड बिफोर वर्ड भी नहीं होगा, वर्ड बाय वर्ड आपने सुना होगा। वर्ड बाय वर्ड का मतलब होता है सारी चीज़ नोट कर देना। अब वो इधर उधर भी हो सकता है और शफल भी हो सकता है, लेकिन जैसे लिखा हुआ है वैसे ही नोट करने के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, वर्ड फॉर वर्ड। याद रखिएगा इसको, ये एक ईडियम होता है। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है जैसे लिखा है उन्हीं वर्ड्स में एग्जैक्टली लिखना है आपको। ठीक है, अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, 728 कह रहा है ग्रांटिंग दैट ही हैज़ अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस ही कैनॉट इंजोर अस। अब इसको देखिए, ग्रांटिंग दैट ही हैड वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस। ठीक है, यहाँ पे बात ठीक हुई है एकदम, ग्रांटिंग दैट ही हैड वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस। ठीक, उसके बाद होता है ही कैन नॉट इंजोर अस। ग्रांट का मतलब क्या होता है, ग्रांट का मतलब होता है ये मान लेना कि बहुत कोई चीज़ सच है ना। तो ग्रांटिंग दैट ही हैड वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस ही कैन नॉट इंजोर अस। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ में मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस फ्रेम्ड है, तो इसमें हम नो इम्प्रूवमेंट मार्क करेंगे। ऑप्शन नंबर 4th विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 729 देखा जाए फटाक से क्वेश्चन, और आंसर्स करते चलिए यहाँ पे, बिकॉज आंसर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पोलियो ड्रॉप होती है बहुत ज़रूरी, वैसे ही आंसर करना है बहुत ज़रूरी। इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिस स्पेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर द प्लेयर्स। इसमें क्या हो जाना चाहिए, इक्विपमेंट्स एंड प्रैक्टिस स्पेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर द प्लेयर्स। इसका आंसर जल्दी से करने का ट्राई करते हैं। फैसिलिटी यहाँ पे यूज़ होता है, सारे ऑप्शंस में दिया है, मच फैसिलिटी, ईच फैसिलिटी, एवरी फैसिलिटी, है ना। तो यहाँ पे इक्विपमेंट का रिप्लेसमेंट आपको करना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो इक्विपमेंट की जगह सही हो पाएगा। अच्छा, मच फैसिलिटी तो नहीं होगा क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक स्पेसिफिक फैसिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ईच फैसिलिटी की बात हम कर सकते हैं जब मतलब एक एक करके जब भी फैसिलिटीज़ की बात करेंगे। एवरी फैसिलिटी का मतलब है जितनी भी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होंगी, है ना, उन सारी फैसिलिटीज़ को हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो रिक्वायर्ड फैसिलिटी के लिए एवरी फैसिलिटी लिखना एकदम सही है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4th। ईच फैसिलिटी का मतलब है जितनी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे उनकी बात होगी। एवरी का मतलब है जितनी रिक्वायर्ड होंगी वो सारी, हर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो एवरी फैसिलिटी एंड प्रैक्टिस स्पेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर द प्लेयर्स, ये हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4th विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे नो इम्प्रूवमेंट 4th ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर 4th यानी कि एवरी फैसिलिटी वाला ऑप्शन सही है। 730 देखिए, एवरी वन ऑफ दिस गर्ल्स इज़ ब्यूटिफुल। ठीक है, बढ़िया सवाल है। एवरी वन जो होता है, जो वर्ड एवरी वन होता है, ये क्या फॉलो करता है बेटा, हमेशा प्लूरल नाउन फॉलो करता है। ठीक है, याद रखिएगा, एवरी वन हमेशा प्लूरल नाउन फॉलो करता है। तो क्या हो जाएगा, दिस गर्ल्स नहीं हो पाएगा, दिस यहाँ पे गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, जो
प्रोनाउन लगना चाहिए, वो भी क्या लगना चाहिए, प्लूरल, क्योंकि गर्ल्स के लिए हम दिस नहीं लगा सकते, दीज लगाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा दीज। बिना कुछ सोचे समझे आप दीज पे कंफर्म टिक लगा दीजिए, बिकॉज गर्ल्स के साथ में हमेशा प्लूरल वाला ही प्रोनाउन लगता है, गर्ल्स क्योंकि प्लूरल है, तो दिस की जगह दीज लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर देते चलिए साथ साथ में कमेंट्स में, फटाफट मैं कमेंट्स आपके वॉच करता जा रहा हूँ, और जो भी रिवर्ट मैं दे रहा हूँ आपको योर क्लासेस की आईडी से, उसको मॉनिटर करते चलिए कि आंसर सही है कि नहीं आपके। 731 वाटर ड्रॉन फ्रॉम अ म्यूनिसिपल रिजर्वायर और अ प्राइवेट वेल इज लाइकली टू कंटेन ट्रेसेस ऑफ अ मिनरल्स ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा ओके, 731 जल्दी से देखें, यहाँ पे म्यूनिसिपल रिजर्वायर, अ प्राइवेट वेल दिया हुआ है यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिएगा विलेज टैंक दिया है, पब्लिक टैंक दिया है, प्राइवेट टैंक दिया है। अब यहाँ पे म्यूनिसिपल रिजर्वायर यहाँ पे अंडरलाइंड हो गया है, जो नहीं होना चाहिए। म्यूनिसिपल रिजर्वायर की जगह जो अंडरलाइंड पोर्शन होगा दैट विल बी प्राइवेट वेल, है ना, यहाँ पे प्राइवेट वेल की बात होगी। प्राइवेट वेल की जगह क्या लगाएंगे बेटा, प्राइवेट टैंक, ठीक है। इज लाइकली टू कंटेन ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स और बैक्टीरिया। अब यहाँ पे प्राइवेट टैंक होगा तभी आप कुछ कंप्लेन या फिर कोई भी ऐसी पॉइंट आउट करने वाली चीज़ों को बोल पाएंगे, प्राइवेट वेल में ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मिनरल्स और बैक्टीरिया की जो कंप्लेन है ऐसी रेज करने की बात हो रही है, इसलिए प्राइवेट वेल की जगह क्या होगा, प्राइवेट टैंक की बात होगी। विलेज टैंक पब्लिक टैंक में मतलब नहीं है, प्राइवेट टैंक विल बी द थिंग, है ना, प्राइवेट टैंक होगा। सो इट विल बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे पब्लिक टैंक नहीं होगा, वाटर ड्रॉन फ्रॉम म्यूनिसिपल रिजर्वायर और अ प्राइवेट, हाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बेटा पब्लिक टैंक नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वाली बात हो रही है। आई एम सो सॉरी आई कुड नॉट नोटिस दिस। यहाँ पे बात हो रही है वाटर ड्रॉन फ्रॉम म्यूनिसिपल रिजर्वायर और अ प्राइवेट वेल। यहाँ पे देखो म्यूनिसिपल रिजर्वायर और अ प्राइवेट वेल, इसकी बात नहीं होगी, यहाँ पे होगा प्राइवेट टैंक, बिकॉज यहाँ पे म्यूनिसिपल रिजर्वायर की बात हो रही थी जो गवर्नमेंट हो गया, या फिर यहाँ पे होगा प्राइवेट टैंक की बात जो प्राइवेट हो गया। तो गवर्नमेंट वाली बात करें या फिर प्राइवेट वाली बात करें, हमको आंसर दोनों में सेम ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। लेकिन रीजन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में बात हो रही है कि चाहे म्यूनिसिपल रिजर्वायर से बात करें पानी लेने की या फिर प्राइवेट टैंक से बात करें, सब में क्या होता है, मिनरल्स और बैक्टीरिया के ट्रेसेस मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा इसका सही आंसर, बस थोड़ा सा रीजन चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। 732 देखिए, टैक्स पेयर्स आर टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर प्रिविलेजेस। बढ़िया है, टैक्स पेयर्स आर टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर प्रिविलेजेस। आर टू बी कॉन्शियस का मतलब है होना पड़ेगा, है ना। तो आर टू बी कॉन्शियस यानी कि फ्यूचरिस्टिक, यहाँ पे कुछ जनरली एक अजम्पशन आ रहा है कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। टैक्स पेयर्स आर टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर प्रिविलेजेस, लेकिन यहाँ पे कोई फ्यूचरिस्टिक बात तो लिखी नहीं है, तो आर टू बी हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में इंडिकेशन नहीं दिया है। अगर यहाँ पे दिया होता इन द अपकमिंग मंथ्स या फिर इन द अपकमिंग ईयर या फिर इन द अपकमिंग वीक, तो हम समझ जाते कि यहाँ पे आर टू बी सही हो सकता है बिकॉज फ्यूचर का रेफरेंस वाला एक शब्द दिया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आर टू बी की जगह हम क्या लगाएंगे, चूँकि यहाँ पे प्लूरल वर्ड है हम हैव टू लगाएंगे और इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये फ्यूचरिस्टिक बात को कर रहा है। तो हैव टू एक सही आंसर देने लगेगा, इसलिए ऑप्शन 2 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 733 देखिए, यू नीड टू रीड दीज काइंड्स ऑफ बुक्स फॉर द टेस्ट। बढ़िया बात है, यहाँ पे यू नीड टू रीड दीज काइंड्स ऑफ बुक्स। अभी यहाँ पे लिखते हैं अगर हम दीज काइंड ऑफ बुक्स, दीज काइंड ऑफ बुक अगर हम लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है यू नीड टू रीड दीज काइंड्स ऑफ बुक्स फॉर द टेस्ट, तो ये गड़बड़ हो गया। दीज काइंड्स ऑफ बुक्स, इन तरीकों की किताबें पढ़ना चाहिए, ये बात नहीं होगी। दिस काइंड ऑफ बुक अगर हम बात करेंगे, यानी कि जैसी ये किताबें, इस तरह की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपके टेस्ट के लिए ये यूज़फुल रहेगी। तो जनरली बात यही करनी चाहिए, दीज काइंड्स ऑफ बुक्स नहीं सही होगा, दिस काइंड ऑफ बुक इज़ द करेक्ट थिंग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम पूछते हैं नॉर्मली कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू प्रेफर, तो व्हाट काइंड्स ऑफ प्लेसेस डू यू प्रेफर नहीं होता है, हमेशा हम पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू प्रेफर। तो सिंगुलर रह के हमेशा बात की जाती है जब भी हमें मल्टीपल चीज़ें दिखानी होती हैं किसी टाइप की। तो आंसर दीज काइंड्स ऑफ बुक्स की जगह क्या होगा, दिस काइंड ऑफ बुक, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
734 देखिए, ड्यू टू पावर ग्रिड कोलैप्स एसेंशियल सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, द रेलवेज एंड वाटर प्लांट्स वर परटर्ब्ड। परटर्ब्ड का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्टर्ब हो जाना, है ना। तो इसका आंसर में क्या हो सकता है? परटर्ब्ड का मतलब डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। और क्या होता है? फिर लिखा है वर्स परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स का मतलब होता है मिर्गी आ जाना, है ना। परप्लेक्स का मतलब होता है मिर्गी आ जाना, ये तो हो नहीं पाएगा। अभी होता है पैरालाइज्ड। पैरालाइज का मतलब क्या होता है? कि कोई भी चीज़ नॉर्मली फंक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। फिर कहता है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है अपनी कोई भी चीज़ को छोड़ के चले जाना, ठीक है। अबंडेंट का मतलब होता है चले जाना। फिर आता है नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे पावर ग्रिड कोलैप्स की वजह से क्या हुआ है? वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है जैसी फंक्शनिंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टर्ब की जगह हम अगर पैरालाइज लिखेंगे तो ज़्यादा सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 735। सतीश टोल्ड हिज मदर दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर 6 आवर्स। बढ़िया बात है, सतीश भाई साहब 6 घंटे से पढ़ रहे हैं, आप भी लोग इस तरह से ही पढ़िए। तो यहाँ पे लिखा है फॉर 6 आवर्स। मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी स्ट्रेच ऑफ टाइम होता है तो हम फॉर के साइड में लगाते हैं, यानी कि जब भी 2 वर्ड्स लिखे होते हैं हम फॉर को यूज़ करते हैं। तो फॉर बिल्कुल सही है, इसका इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। 736। नो सूनर हैड ही अग्रीड टू जॉइन द जॉब दैन ही स्टार्टेड टू हैव डाउट्स। बढ़िया बात है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे नो सूनर के साथ में हैड लगा है। नो सूनर जब भी आता है उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर सब्जेक्ट लगता है, यहाँ पे सही है, यानी कि इंप्रूवमेंट नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 737 देखिए जल्दी से। 737 कह रहा है लॉज वर इनैक्टेड टू डू अवे विद द सोशल इवल्स। अच्छा, टू डू अवे विद समथिंग या टू डू अवे का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ को रोक देना करने से या फिर होने से, या फिर किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ का एंड कर देना, अबॉलिश कर देना किसी भी चीज़ को। लॉज वर इनैक्टेड टू डू अवे विद द सोशल इवल्स। ऑब्वियसली लॉज इसीलिए बनते हैं ताकि सोशल इवल जितने भी सामाजिक तरह से जो भी अत्याचार या फिर पाप हो रहे हैं उनको हम एकदम ख़त्म कर दें, बिल्कुल फिनिश कर दें। तो इसका आंसर भी हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ये एकदम सही है। टू इराडिकेट जड़ से उखाड़ के फेंकना, टू स्टॉप, टू प्रिवेंट नहीं, टू डू अवे विद एकदम सही है। तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। 738 द वुमन इज़ वेटिंग टू सी यू लुक्स रादर एंग्री। द वुमन इज़ वेटिंग टू सी यू लुक्स रादर एंग्री। यार इसने बात शायद कहना चाहा है कि जो औरत आपको देख रही है वो बहुत गुस्से में लग रही है ना। तो इसको कहने के लिए जो यहाँ पे चीज़ें सही तरह से फ्रेम्ड शायद नहीं हैं, यहाँ पे जो एक रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ रही है हमें, तो क्या हो जाना चाहिए? द वुमेन हु इज़ वेटिंग टू सी यू लुक्स रादर एंग्री। यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। द वुमेन हु इज़ वेटिंग टू सी यू, अगर इस तरह से लगाते हैं तो ये सही हो जाएगा। द वुमेन हु इज़ वेटिंग टू सी यू हो जाएगा, हु वाले के साथ में सही होगा। तो इसके 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो, द वुमेन हु इज़ वेटिंग टू सी यू लुक्स रादर एंग्री। द वुमेन हु इज़ वेटिंग सी यू, ये गलत हो गया, वेटिंग सी यू नहीं होगा। द वुमेन हु इज़ वेटिंग टू सी यू लुक्स रादर एंग्री। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है हुज़ वेटिंग, ये हुज़ वेटिंग नहीं हो पाएगा, हु हम लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे जिसका हो जाएगा, हुज़ का मतलब ये नहीं हो सकता, हु होना चाहिए, मतलब कि जो आपको देख रही है। तो इसका आंसर जो सही हो पाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, हु इज़ वेटिंग टू सी यू लुक्स रादर एंग्री। ठीक है। 739 देखिए, इफ़ यू आर अ क्रिकेट फैन मेक श्योर यू आर विटनेस द ग्रैंड ओपनिंग। अब यहाँ पे आर के बाद में यार किसी गधे को भी पता है कि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगना चाहिए, कोई बिना सेंस का यहाँ पे अगर बात करोगे तो भी आर के बाद में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। तो यू आर विटनेस द ग्रैंड ओपनिंग एकदम महा गलत है। इसको क्या हो जाना चाहिए? यू विटनेस द ग्रैंड ओपनिंग हो सकता है, या फिर यू आर विटनेसिंग द ग्रैंड ओपनिंग होना चाहिए। तो यू आर विटनेसिंग तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? यू विटनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 को हमें लेना पड़ेगा सही उत्तर की तरह। ठीक है, चलो 743 देखते हैं जल्दी से। 30 क्वेश्चंस करने हैं और 30 मिनट का टाइम ही होता है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करके जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, आंसर देते चलो साथ साथ में। गौरी वॉज फॉर वेटिंग फॉर हेमा एंड आई, इसने सेंटेंस को बिल्कुल रद्द कर दिया, और है सेंटेंस ये बहुत आसान। तो देखो 740 का जल्दी से क्या हो पाएगा? द गौरी वॉज वेटिंग फॉर हेमा एंड मी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसमें हेमा एंड आई नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में दोस्त, ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा हम मी यूज़ करते हैं, क्योंकि आई क्या होता है? सब्जेक्टिव केस, और लास्ट में यूजुअली क्या होता है?
ऑब्जेक्ट यूज होता है, तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गौरी वॉज वेटिंग फॉर हेमा एंड मी। याद रखेंगे जब भी एंड में लगाएंगे तो बेटा हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, यानी कि मी यूज़ होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, गौरी वर वेटिंग तो होएगा ही नहीं, गौरी वर वेटिंग नहीं होगा, तो गौरी वॉज वेटिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये महा आसान सवाल था। 741, द डॉक्टर मेड नो फर्दर कॉमेंट टू जस्टिफाई हिज एक्शन। कमेंट करता है क्या डॉक्टर, जल्दी से बताओ फटाफट। यहाँ पे कमांडमेंट्स टू जस्टिफाई हिज एक्शन लिखा होता है, ऑप्शंस में द डॉक्टर्स मेड नो फर्दर कमेंट्स टू जस्टिफाई हिज एक्शन लिखा है, द डॉक्टर मेड्स नो फर्दर कमिटमेंट्स टू जस्टिफाई हिज एक्शन। कमिटमेंट हम नहीं करते हैं बिकॉज डॉक्टर्स के केस में इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, है ना। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कमांडमेंट्स टू जस्टिफाई हिज एक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे जो यहाँ पे बात हो रही है जो कमेंट्स अगर हम करना चाहें तो कमेंट बेसिकली किसी भी एक व्यू पॉइंट या फिर ओपिनियंस पे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है द डॉक्टर मेड्स नो फर्दर कमांडमेंट्स टू जस्टिफाई हिज एक्शन, द डॉक्टर मेड नो फर्दर कमेंट्स, फिर कह रहा है नो फर्दर कमिटमेंट्स टू जस्टिफाई हिज एक्शन। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, जल्दी से देखिए यहाँ पे। आंसर अगर हम देखें यहाँ पे तो हो सकता है डॉक्टर मेड नो फर्दर कमेंट्स टू जस्टिफाई हिज एक्शन। देखो कमांडमेंट्स, कमेंट्स और कमिटमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये तीनों वर्ड्स एक नॉर्मल तरह से यूज़ किए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे फर्दर और फार्दर वाली चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे फार्दर तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आगे की बात नहीं होगी यहाँ पे, नो फार्दर कमेंट्स नहीं होगा। द डॉक्टर मेड नो फर्दर कमेंट्स टू जस्टिफाई हिज एक्शन, आगे के कुछ कमेंट्स उन्होंने नहीं बताए अपने एक्शंस के थ्रू, मतलब अपने एक्शंस के लिए जैसा भी वो काम कर रहे थे उसके लिए कुछ फर्दर यानी कि आगे के कमेंट्स उन्होंने नहीं बताए कि एडिशनली अभी आगे क्या हो सकता है। ठीक है, द डॉक्टर मेड नो फर्दर कमिटमेंट्स टू जस्टिफाई हिज एक्शंस, कमिटमेंट की बात नहीं होगी यहाँ पे एक जनरल बात हो रही तो इसलिए कमेंट हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 लेंगे एज द आंसर। 742 देखिए, when the thief saw the police approaching he showed a clean pair at heels। बढ़िया है, clean pair at heels के यहाँ पे सही है, clean pair at heels सही होना चाहिए। a clean pair of heels यूज़ हुआ है, a clean pair on heels यूज़ हुआ है, a clean pair down heels यूज़ हुआ है, या फिर no improvement यूज़ हुआ है। कई तरह से बात हुई है यहाँ पे। a clean pair of heels, अ क्लीन पेयर एट हील्स जो होता है वो गड़बड़ है। अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से और बहुत क्विकली भाग जाना, या फिर जिसको आप सिंपली कहते हो फरार हो जाना। तो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स सही होगा, अ क्लीन पेयर एट हील्स गलत है, अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स होता है एक ईडियम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा सही, अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। ठीक है, अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब बता चुका हूँ आपको, फरार हो जाना या फिर बहुत तेज़ी से जल्दी से भाग जाना। 743 देखिए, नॉट अंटिल डिड ही रिसीव हर लेटर ही फुली रियलाइज्ड हर प्रॉब्लम। जब तक उसने उसका लेटर रिसीव नहीं किया तब तक उसको प्रॉब्लम रियलाइज़ नहीं हुई। ठीक है, नॉट अंटिल के बाद में क्या यूज़ होता है, नॉट अंटिल के बाद में सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसको फॉलो करता हुआ कौन सा चल रहा है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे नॉट अंटिल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पहले वाले ऑप्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, फिर यहाँ पे डिड यूज़ हुआ है, फिर यूज़ हुआ है सब्जेक्ट, फिर यूज़ हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आंसर नंबर 1 हो जाएगा। देखो 744, आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी हुम टू इन्वाइट। अच्छा, यहाँ पे होम यूज़ हो गया है। शुरुआत में जब भी बात होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हु यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में ये बात हो रही है, देख के आप सेंटेंस समझ सकते हो। तो इसमें हम होम की जगह क्या लगाएंगे बेटा, हु लगाते हैं, ये मालूम है आपको। तो यहाँ पे होम की जगह हु वाला जो ऑप्शन होगा उसको प्रेफर करेंगे। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। क्लियर है, आगे देखो जल्दी से। 745, I hadn't heard from him for nearly 10 years, in which time I had got married and had 2 children। ठीक है, मैंने बहुत दिनों से उसके बारे में कोई खबर नहीं सुनी, लगभग 10 साल हो गए। उसने समय में क्या हुआ, मेरी शादी भी हो गई और 2 बच्चे भी हो गए। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, इसको ज़बरदस्ती इंप्रूव करने का ट्राई नहीं करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 746 देखिए, Our progress was slow because of having to search for them at frequent intervals। अच्छा, because of having to search them। ठीक है, our progress was slow because of having to search them at frequent intervals।
यहाँ पे बिकॉज ऑफ हैविंग तो नहीं होगा, इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं एट हैविंग, थ्रू हैविंग, इन हैविंग या फिर नो इम्प्रूवमेंट। इसका क्या क्या लिख सकते हैं, बिकॉज थ्रू हैविंग टू सर्च फॉर देम एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, ये एक फ्रेज हम यूज़ करते हैं, because through having to search for them at frequent intervals, we have a motto to search them frequently at certain intervals, that is why our progress was slow। ऐसा कहने के लिए the correct phrase that can be used here will be through having। of having तो सेंस नहीं दे पा रहा है, ठीक है। 747 देखिए, one day a wonderful plate of gold fell into the courtyard of a temple from heaven at बनारस, ठीक बात है। 747 में देखिए फिर ऑप्शंस दिए हैं। अब देखो यहाँ पे जो फ्रेमिंग है ना, वन डे अ वंडरफुल प्लेट ऑफ गोल्ड, ये तो ठीक है। फेल इनटू द कोर्टयार्ड ऑफ अ टेम्पल फ्रॉम हेवन एट बनारस, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे गोल्ड प्लेट गिरी, इसकी बात कर रहे हैं। वन डे अ वंडरफुल प्लेट ऑफ गोल्ड फेल इनटू द कोर्टयार्ड ऑफ अ टेम्पल फ्रॉम हेवन एट बनारस। यहाँ पे एक साथ चीज़ें अरेंज नहीं हैं, बीच बीच में चीज़ें आ गई हैं, तो ऑप्शंस पढ़ के देख लेते हैं। वन डे एट बनारस, अ वंडरफुल प्लेट ऑफ गोल्ड फेल इनटू द कोर्टयार्ड फ्रॉम हेवन ऑफ अ टेम्पल, फ्रॉम हेवन ऑफ अ टेम्पल, ये तो गड़बड़ हो गया। सेकंड देखो, वन डे फेल इनटू द कोर्टयार्ड ऑफ अ टेम्पल एट बनारस, अ वंडरफुल प्लेट ऑफ गोल्ड फ्रॉम हेवन, ये तो एकदम नष्ट हो गया। वन डे फेल इनटू द कोर्टयार्ड, एक दिन गिर गया कोर्टयार्ड में टेम्पल का एट बनारस में एक सुंदर प्लेट गोल्ड फ्रॉम स्वर्ग से, कुछ मतलब ही नहीं निकला इसका। थर्ड देखिए, वन डे अ वंडरफुल प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन इनटू द कोर्टयार्ड ऑफ अ टेम्पल एट बनारस, ये सेंस कुछ प्रॉपर दे पा रहा है ना। फेल लिखा है यहाँ पे, प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन, फेल लिखा है, फिर लिखा है कहाँ से गिरी, हेवन से गिरी, इनटू द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में गिरी ऑफ अ टेम्पल एट बनारस, एक मंदिर में गिरती है, जहाँ पे मंदिर में एक गिरती है, कहाँ से गिरती है, हेवन से, और कहाँ पे है वो मंदिर, वो बात हुई है बनारस में होने की, ठीक है। तो 747 का जो एक सही आंसर, जो सही फ्रेमिंग हो पा रहा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर थर्ड। 748 देखिए, द मैन हु अप्रोच्ड मी ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन हैज़ डिसअपीयर्ड, द मैन हु अप्रोच्ड मी ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन, तो आदमी डार्क कॉम्प्लेक्शन का था या आप डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, ये पता नहीं चल पा रहा है ना। तो इसका जो फ्रेमिंग है, इसको आदमी जो है उसके साथ में डार्क कॉम्प्लेक्शन रखने का ट्राई करते हैं, या फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे ये जो मैन है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का या आप डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो, ये मालूम चल पाए एग्जैक्टली। तो ऑप्शन देखते हैं। द डार्क कॉम्प्लेक्शनड मैन, ये ठीक है, अच्छा लग रहा है ये। हु अप्रोच मी हैज़ डिसअपीयर्ड, ये बिल्कुल सही लग रहा है। आगे का पढ़ते हैं, ही हैज़ डिसअपीयर्ड हु अप्रोच मी, एकदम नष्ट, कोई मतलब नहीं है इसको लेने का। थर्ड, हु ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन, बिल्कुल नष्ट, कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 749, ही नरेटेड व्हाट हिज ब्रदर हैड डन इन विविड डिटेल, अच्छा ठीक बात है। इन विविड डिटेल, ही नरेटेड व्हाट हिज ब्रदर हैड डन इन विविड डिटेल। अब देखो एक बात यहाँ पे, जो उसके भाई ने किया वो विविड डिटेल में था, या जो उसने बोला वो विविड डिटेल में था। इन दोनों में से कन्फ्यूजन है ना, कि ही नरेटेड, उसने जो बोला वो विविड डिटेल में था, या जो उसके भाई ने किया वो विविड डिटेल में था। ये बात क्लियर हो ही नहीं पा रही है। तो विविड डिटेल को किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के साथ लगना चाहिए। यहाँ पे नरेट किया था उसने विविड डिटेल में, तो विविड डिटेल को नरेट के साथ में लगना चाहिए। किसी भी ऑप्शन में जहाँ पे ये विविड डिटेल जो है वो नरेटेड के साथ में लग पाएगा, वो सही आंसर हमारा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। ऑप्शंस देखते हैं 749 का। इन ही नरेटेड इन विविड डिटेल व्हाट हिज ब्रदर हैड डन, ठीक है, हो सकता है। सेकंड देखिए, इन विविड डिटेल ही नरेटेड व्हाट हिज ब्रदर हैड डन, अच्छा ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इन विविड डिटेल, अच्छी तरह से डिटेल में क्या किया उसने बताया, उसने नरेट किया जो उसके भाई ने किया था, ये ज़्यादा सही लग रहा है। ऑल्दो फर्स्ट वाला भी ठीक है, पर ज़्यादा अच्छे से फ्रेम्ड है ऑप्शन नंबर 2। थर्ड देखो, ही नरेटेड व्हाट हिज ब्रदर इन विविड डिटेल ही हैड डन, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है, तो ऑप्शन नंबर 2 को लेंगे एज द करेक्ट आंसर। इसकी फ्रेमिंग ज़्यादा अच्छी है ना। 750 देखिए, ही इज़ लुकिंग फॉर अ फ्लैट फॉर हिज सन ऑफ 1200 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, अच्छा ही इज़ लुकिंग फॉर अ फ्लैट फॉर हिज सन ऑफ 1200 स्क्वायर फीट। यार उसका लड़का जो है वो 1200 स्क्वायर फीट का है क्या, ये गलत हो गई बात ना। यहाँ पे जो लड़के के साथ में इसने 1200 स्क्वायर फीट लगा दिया ना, यानी कि उसका लड़का ऐसा विशाल शरीर का था कि उसका बेचारे का 1200 स्क्वायर फीट का शरीर था, ये तो गड़बड़ हो गई बात।
यहाँ पे कुछ और हमें लेना पड़ेगा बिकॉज 750 का काम चल नहीं पा रहा है। ही इज़ लुकिंग फॉर अ फ्लैट ऑफ 200 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया फॉर हिज सन, ये बात एकदम ठीक है। सेकंड देखो, ही ऑफ 200 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, अरे बाप रे, कोई आदमी कैसे यार 1200 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई हो सकता है, इवन कुंभकर्ण भी नहीं रहा होगा। थर्ड देखो, ऑफ 1200 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया ही इज़ लुकिंग, अरे यार यहाँ पे फिर से वही बात हो गई, वो बेचारा 1200 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का नहीं है, वो घर ढूंढ रहा है, क्यों बार बार सवाल गलत हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलो किसी भी ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन तो मिला जिसमें वो बेचारा 1200 स्क्वायर फीट एरिया का नहीं था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एज द करेक्ट आंसर। 751, ही इम्प्रेस्ड विद हिज वर्ड्स दैन विद हिज एक्ट्स रैदर। यार यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो गई हैं। देखो यहाँ पे रैदर जो यूज़ हुआ है उसके साथ में इन्होंने क्या कर दिया है, ही इम्पोज विद हिज वर्ड्स दैन विद हिज एक्ट्स रैदर, तो एक्ट्स जो रैदर है इसको बेटा दैन के साथ में आना चाहिए, रैदर दैन विद हिज एक्ट्स ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दैन अलग रैदर अलग लिख दिया है, तो इसका भंटाधार होता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको ऐसा ऑप्शन चूज़ करते हैं जिसमें रैदर और दैन एक साथ लगते हुए दिख रहे हों, ठीक है, तभी ये सेंटेंस सही हो पाएगा। बिकॉज दैन और रैदर एक साथ लगते हैं, अलग अलग लगेंगे तो गड़बड़ कर देंगे ये सेंटेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है ही इम्प्रेस विद हिज वर्ड्स रैदर दैन विद हिज एक्ट्स, ये ठीक है। सेकंड देखो, ही रैदर इम्प्रेस्ड, ये गलत हो गया। थर्ड कह रहा है रादर ही इम्प्रेस विद हिज वर्ड्स दैन हिज वर्ड्स एक्ट्स, गलत हो गया ये, क्योंकि रादर और दैन को साथ में लगना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आंसर। 752, जॉनी लव्स मैरी सो मच दैट ही कैन टर्न हिम राउंड हर फिंगर, अच्छा ठीक बात है, जॉनी लव्स मैरी सो मच दैट ही कैन टर्न हिम राउंड हर फिंगर। टर्न अ ब्लाइंड आई, किसी की तरफ से किसी की चीज़ें अनदेखी कर देना नहीं होगा। टर्न हिम अ कोल्ड शोल्डर मतलब नहीं है, टर्न हिज हैंड मतलब नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट यही सही होगा। जॉन लव्स मैरी सो मच दैट ही कैन टर्न हिम राउंड हर फिंगर। उंगलियों पे नचाने को राउंड समबडी, टर्न समबडी राउंड समबडीज फिंगर, ये होता है एक फ्रेज़, किसी को उंगलियों पे नचाना, तो ये जब सही है तो इसमें कोई चीज़ नहीं लेंगे, ज़बरदस्ती का फ्रेज़ चेंज ही नहीं कर देंगे जिससे मीनिंग अलग आने लगे, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज की स्लाइड्स में इतने ही क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुका हूँ। अपना स्कोर मुझे ज़रूर अपडेट कर दें कि आपने 752 तक में जो हमने 30 क्वेश्चंस किए उसमें आपने कितने स्कोर स्कोर किए हैं। दूसरी चीज़, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये मुझे ज़रूर बताएं। 2 मार्क्स आप देते हैं सही क्वेश्चन के लिए, 0.25 गलत क्वेश्चन के लिए आप डिडक्ट करते हैं। तो ऐसे ही स्कोर्स मुझे बताते रहिए और आंसर्स करते रहिए, डेवलपमेंट करते रहिए। कल फिर से मिलूंगा इसी टाइम पे 30 क्वेश्चन के साथ में, तो कहीं मत जाइएगा, ज़रूर जुड़ना मेरे साथ आपको सुबह 9:30 बजे, ठीक है। वीडियो ख़त्म करने से पहले सिर्फ 3 काम, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिल पाएँ। चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर।